नमस्कार। अब मंजिलें दूर नहीं हैं, बस पाने की तमन्ना होनी चाहिए। अब मंजिलें दूर नहीं हैं, बस पाने की तमन्ना होनी चाहिए। लक्ष्य कितना भी दूर हो, बस किनारा आने की तमन्ना चाहिए। किनारे पर अगर आप आने को चाह रहे हैं और अपने मंजिलों को पाने की सोच रहे हैं, तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे विज्ञापन निकल गया है और सीटेट का फॉर्म भरा है। सीटेट का फॉर्म भर करके उसमें चॉइस डाला जा रहा है। आप अपने नज़दीकी जो शहर है उसको चुन लें और वहाँ जा कर के एग्ज़ामिनेशन का सेंटर बनाएं। इसके बाद अच्छा रहेगा कि नज़दीक अगर आपका शहर होता है, वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कंफर्टेबल फीलिंग कर रहे हैं, और कंफर्ट फीलिंग करने में वहाँ पर क्या होता है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए आप अगर बीएड कर रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं, अगर डीएलएड कर चुके हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो भी भर सकते हैं। और ऐसे में अगर जो डीएलएड है तो उनके लिए बता दें कि जो डीएलएड है, डीएलएड करने वाले जो लोग हैं वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए भर सकते हैं। और जो बीएड है, अभी बीएड के लिए भी ये दोनों भर सकते हैं आप। तो बीएड और डीएलएड वाले भर सकते हैं। तो बीएड करने वाले के लिए 1 to 5 में समस्या आती है कि इनको अलग से एक कोर्स करना होता है, ब्रिज कोर्स होता है जो उसको फुलफिल करता है 1 to 5 के लिए, बेसिक के लिए। तो खैर चलिए, तो सीटेट की बात रह गई। अब नए जो सरकार की नियमावली है उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि सीटेट करने के बाद या बीटेट करने के बाद भी आपको एक और परीक्षा से गुजरना होगा। वो है बिहार का कमीशन, यानी कि बिहार का एक आयोग, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो बिहार का जो मतलब आप बीपीएससी है, तो यहाँ बीपीएससी की अगर परीक्षा आप दे रहे हैं तो यहाँ स्टाफ सिलेक्शन नहीं बल्कि बीएसएससी जब होता है तब होता है स्टाफ सिलेक्शन का, लेकिन यहाँ बीपीएससी है यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका मतलब हो गया बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो सीटेट बीटेट ये पहले क्वालिफाई होना पड़ेगा। और बीटेट और सीटेट, बीटेट तो पहले ही ले चुके हैं, गवर्नमेंट ले चुकी है, और उसके बाद अभी सीटेट भी साल में 2 बार होता है। तो सीटेट भी पास करके आप इसमें एलिजिबल है बीपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए। तो अब जो सीटेट की तैयारी करनी है, तो ये जो सीटेट की तैयारी अब जो हम बताने वाले हैं उसमें सीटेट प्लस बीपीएससी ये दोनों कोर्स शामिल हैं। यानी ऐसी तैयारी होगी जिसमें बीपीएससी की जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी फायदा होगा और जो सीटेट की तैयारी करने वाले हैं उनको भी फायदा होगा। तो पहले जान लें कि इसमें पूछा क्या जाएगा, कैसे पूछा जाता है और इसके पैटर्न क्या होता है। तो बता दें कि सीटेट जो होता है या बीटेट भी होता है, तो उसमें भी आप सबसे पहले समझना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें पूछना ही पूछना है। तो पहले आपको समझ लेना है कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाएगा। अभी का जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो विशेष रूप से आपका फोकस होना चाहिए कि जो आंसर आपका हो बेस्ट अपॉन चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी जो आंसर हो उसमें अधिक से अधिक प्रयास हो कि बच्चे से संबंधित वो आंसर बने। जैसे कि क्लास में आप जाते हैं और बच्चे, प्रश्न में ऐसा भी आ जाता है कि बच्चे चाह रहे हैं कि आप आज पढ़ा करके नहीं कोई और गेम के माध्यम से पढ़ाएं, तो आप उसको मतलब चाइल्ड सेंटर्ड के मुताबिक वो आंसर सही हो रहा है। तो ऐसे आपको केयर करना होगा कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो चाइल्ड सेंटर्ड के थ्रू
मतलब कि आपको एग्जामिनेशन में अपियर होना है। आपको ये समझ लेना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, पॉलिसी है, और उसी हिसाब से हमको अपियर होना है, उसी हिसाब से हमको उसके जवाब भी देने हैं, और उसी हिसाब से हमको मतलब जो भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो उसको माइंड में मेकअप करके ही हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट वाइज से पहले आपको जो शिक्षा शास्त्र होते हैं, शिक्षा शास्त्र में जो कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होते ही हैं, आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट भी होता है। तो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उस स्पेशल सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र खास करके जो होता है उस शिक्षा शास्त्र में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैथ हुआ, फिर इसमें आप देखेंगे कि लैंग्वेज होते हैं, फिर अगर 1 to 5 है तो इसमें ईवीएस आ जाता है ना, ईवीएस भी इसमें आता है, और इसके बाद साइंस भी आता है, साइंस भी आता है। तो आपको इसके डीप में नहीं जाना है, बल्कि आपको ये बेसिक समझना है। मेनली क्या होता है, बेसिक समझने की जरूरत होती है। हमको इसमें विशेषतः डीपी से हम लोग चले जाते हैं, नहीं, इसमें डीपी से जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बेसिकली समझिए, पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर आप अपने आप उसमें डीपी से चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में जब भी कभी आप अगर 6 to 8 में जाएंगे तो ये दो ब्रांच बनाएंगे, एक होगा जो सोशल साइंस का होगा, एसएससी हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा साइंस। तो जब 6 to 8 में जाते हैं, 6 to 8 के लिए होता है, तो इसमें आपको समझना है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो याद रखेंगे कि जो सोशल साइंस आप तभी लेंगे जब आपका ग्रेजुएशन जो होगा, वो ग्रेजुएशन जो है वो सोशल साइंस से होना चाहिए। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट सब जो होते हैं, खास करके हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो ये है। इसके बाद इकोनॉमिक्स है। तो ये जो सब्जेक्ट आपका है तो आप 6 to 8 में एसएससी यानी कि सोशल साइंस से आप पढ़ सकते हैं। और साइंस में तो इसमें बस वही है, पीसीबी या पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो इसमें आपको यह भी समझना है कि इसमें से कोई भी आप ऑनर्स किए हुए हैं तो साइंस से आप पढ़ सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपको ये 4 सब्जेक्ट में से कोई एक है आपका ऑनर्स, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट मैटर हुआ, वो इसके शिक्षा शास्त्र को भी जानने की जरूरत होती है। इस सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाएंगे तो फिर हम इसको क्लियरली समझ सकते हैं। अब देखिए इसी में, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जब बीपीएससी में पूछा जाता है तो देखिए कितने टॉपिकली पूछ देते हैं। जैसे आप हिस्ट्री, अगर सोशल साइंस से आप अगर सीटेट कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री से संबंधित शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा। लेकिन जब आप यही हिस्ट्री से अगर आप जैसे बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने होगा, बीपीएससी से शिक्षक बहाली होनी है, तो इसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री में आप बिहार की हिस्ट्री ले लो, चूंकि डोमिसाइल है तो इससे मेनली आपको बिहार की हिस्ट्री होगी। फिर अगर इंडिया लेवल पर आते हैं तो खास करके जो भारतीय जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, या भारतीय स्वतंत्रता जो है, भारतीय स्वतंत्रता जो चैप्टर है, यानी भारत कैसे स्वतंत्रता हासिल किया, प्राप्त किया, तो इससे संबंधित जो टॉपिक्स है उसको आपको स्टडी करने की जरूरत होगी। और भारत के जो स्वतंत्रता में जो जितने भागीदार हैं, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर्स है, इसके विषय में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिहार से मेनली होता है, बिहार से रिलेटेड तो आपको जानना होगा बिहार के जितने 38 जिले हैं इस सबका हिस्ट्री आपको जानने की जरूरत होगी। कहाँ क्या है क्या नहीं है,
कब किसका निर्माण हुआ, नए जिले कौन से बने, उस जिले में प्रखंड कितने हैं, ये बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बनते हैं। इससे आपको संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और जब हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट को सीटेट में, तो आप अगर शिक्षा शास्त्र इसका पढ़ लेते हैं तो आपको बीपीएससी में अगर इस तरह के शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आप समझते हैं कि माध्यमिक में यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जब हम जाते हैं तो इस मेन सब्जेक्ट होता है इसमें, इसके लिए मेन सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ जब सब्जेक्ट होता है तो इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अभ्यर्थी है वो मैथ से है, तो अगर इसमें आप समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन अगर एसटीटी में पूछा जाता है, स्टेट में मान लीजिए कि पूछा जा रहा है, तो 150 में से 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। 100 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और केवल 50 नंबर जो होते हैं वह आपको जो टेट वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड होता है। यानी टेट रिलेटेड का मतलब ये हो गया कि सब्जेक्ट से आउट, जैसे साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, इससे पूछा जाएगा। इसी में आप देखेंगे कि पेडागोजी है या और भी जो उसके शास्त्र होते हैं, जैसे आपने बीएड कर रखा है, बीएड के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या डीएलएड कर रखा है आपने, तो इसके मैटर इसमें पूछे जाते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो बीएड या डीएलएड जो आप कर रखे हैं, जो भी उसमें रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो यहाँ आपको पूछा जाता है, सिर्फ 50 नंबर में। लेकिन जब आप 1 to 5 में आते हैं तो ये जनरल टीचर कहलाता है। जनरल टीचर का मतलब ये हो गया कि इनका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट मीन्स नो सब्जेक्ट मैटर। तो जब यहाँ नो सब्जेक्ट मैटर है, इसका मतलब है कि आप को इंग्लिश भी पढ़ सकता है, मैथ भी आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, सोशल साइंस ये सारे आपको पढ़ाने होंगे उसमें। तो आपको इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सभी विषयों से पूछते हैं। जैसे सीटेट की अगर बात करें तो आप देखते हैं उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है, जिससे अलग 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे कि मैथ है तो मैथ से 30 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपका सोशल साइंस जो ईवीएस होता है, इसमें ईवीएस, इससे भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिर आप देखेंगे जो शिक्षा शास्त्र होता है, यानी कि जो डीएलएड रिलेटेड जो होते हैं, इससे भी 30 नंबर का प्रश्न पूछते हैं, पेडागोजी वगैरह से पूछते हैं। तो ये सब ऐसे ही करके 30 नंबर का पूछते हैं। फिर आपका हो गया लैंग्वेज हो गया, तो उसमें 2 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इससे 30 नंबर और इससे 30 नंबर पूछते हैं। यानी कि 30 30 60 30 90 120 और 50। यानी कि आप समझ लीजिए ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये चाइल्ड साइकोलॉजी में, तो आप समझ सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के आपको 150 नंबर में समझ लीजिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि जो शिक्षा शास्त्र का है मैटर, उसमें से 30 नंबर हो गया, मैथ का 30 नंबर हो गया, ईवीएस का 30 नंबर हो गया और लैंग्वेज के 60 नंबर हो गया। तो 60 और 30 90 और 30 120 और 30 150 नंबर, यानी इस तरह से पूछते हैं। और आप समझ लीजिए कि अगर बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं 150 नंबर का, तो आप समझ लीजिए कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी 30 नंबर है ही पूछना है, निश्चित रूप से पूछना है। फिर आप इसमें 120 नंबर अगर बचते हैं इसमें, तो 120 नंबर में जीके हो गया, जीके जीएस जिसको आप कह सकते हैं, करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि
जो हिस्ट्री वगैरह का जीके जीएस के अलावे जो बचते हैं वो सब्जेक्ट मैटर से भी पूछ सकते हैं, जैसे साइंस से पूछा जाएगा, फिर सोशल साइंस से भी पूछा जाएगा। तो ये सब कुल मिला करके तब आपको 150 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सब है। और ये मेनली आपको समझ लेना है कि ये बिहार से रिलेटेड होना चाहिए, मेनली बिहार से, मुख्य रूप से आप बिहार से। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाता है तो आप समझिए कि 20 नंबर ये बिहार से रिलेटेड रहेगा, ये निश्चित रूप से। अब इसमें बीपीएससी और सीटेट ये दोनों की तैयारी में आपको समझने होंगे बहुत सारी चीजों को। तो कैसे सीटेट की तैयारी हो, जो मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसा हुआ होगा कि आप कुल मिलाकर के जो जनरल से है उनको तो 90 पर पास मार्क है सीटेट में, और बाकी जो कैटेगरी बनती है या महिलाओं की कैटेगरी बनती है तो उसमें जो है क्या होता है कि 82 पर ही पास है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फिर से उसका एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे कि वहाँ भी आपको 90 लाने के लिए अच्छा रहेगा कि फिर से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेट के अगर टॉपिक की, तो इसमें आप देखेंगे क्या सब और कैसे इसमें पूछा जाता है। जैसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, पहला नंबर आप देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न हैं, ये सब इस टाइप के होंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि भाषा में दो हो गए, या तो आप हिंदी आपका एक होगा, फिर आपका हो सकता है संस्कृत, फिर कुछ लोग अंग्रेजी लेते हैं तो अंग्रेजी भी है। और इसके अलावा फिर आप जब आते हैं आगे आप होंगे तो शिक्षा शास्त्र में आप जैसे होंगे तो बाल विकास के बाद ही शिक्षा शास्त्र का आप प्रश्न आएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि फिर आप इसमें सब्जेक्ट मैटर आता है, यानी कि विषय से होता है। तो विषय में आपको 3 आपको समझना ही है, निश्चित रूप से उससे है। जैसे गणित होगा, आप समझ लीजिए 30 नंबर यहाँ है और यहाँ 60 नंबर है, और गणित में 30 नंबर का है। इसके बाद जैसे ईवीएस का है 30 नंबर है, फिर साइंस का होगा 30 नंबर, यानी 90 नंबर यहाँ अगर हो जाता है तो ईवीएस। और जो लोग जैसे कि ये शिक्षा शास्त्र में आ गया तो गणित का शास्त्र हो गया, फिर ईवीएस का हो गया, और ये साइंस और ईवीएस एक में ही मिक्सअप होता है। तो ऐसे में 60 यहाँ है और 60 तो 120, और ये कुल मिलाकर के 150 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, बनाने को मिलते हैं। तो आपको मेनली जो क्वेश्चन उसमें होता है वो क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर होती है कि इस सब्जेक्ट में जो शिक्षा शास्त्र होता है, इस सब्जेक्ट में जो शिक्षा शास्त्र होता है ये आपको मेनली समझना है। सब्जेक्ट का जो शिक्षा शास्त्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गणित पढ़ाने में जो सवाल है, मान लीजिए कि 2 + 2 डिवीजन 2, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन है तो आप तो सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी में आपको शिक्षा शास्त्र का दिया रहेगा कि ये गणित के विद्यार्थी हैं, उसने अपनी कक्षा में 2 + 2 डिवीजन 2 = 3 दिया, दूसरे ने 2 दिया, तो पहले विद्यार्थी की अपेक्षा दूसरे विद्यार्थी ने किस प्रकार की गलती की। अब इसको ये शिक्षा शास्त्र हुआ, ये प्रश्न आपको इसका आंसर से नहीं है, ये प्रश्न आपकी समझ से है। तो वैसे ही प्रश्न आपको शिक्षा शास्त्र में सब्जेक्ट के जो शिक्षा शास्त्र होते हैं उसमें पूछा जाता है। अब आपको पर्यावरण है उसमें भी आपको शिक्षा शास्त्र होता है जो
आप थोड़ा सा समझने में वहाँ कंफर्टेबल फीलिंग नहीं करेंगे, यानी वहाँ समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे में इस सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम इसके आज हमारा पहला वीडियो है इस पर सीटेट पर, सीटेट प्लस बीपीएससी, सीटेट प्लस बीपीएससी, इस पर जो हमारा है ये पहला वीडियो है। तो इसमें हम बस यही कहेंगे, पहले वीडियोस है इसलिए हम इसमें विशेष फोकस करेंगे कि मेनली हमको पढ़ना क्या है। तो मेनली पढ़ना यही है, आप समझ लीजिए कि ये आपको बीपीएससी में भी रहना है, गणित के प्रश्न ईवीएस के प्रश्न आपको बीपीएससी में भी रहना है, इसके बाद लैंग्वेज के प्रश्न आपको बीपीएससी में भी रहना है। अंतर सिर्फ यही होगा कि इसमें सीटेट में अधिक मात्रा में रहेगा, बीपीएससी में कम मात्रा में रहेगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स जुट जाएगा, जीके जीएस रहेगा, है ना, करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन इसमें प्लस हो जाएंगे, यही बीपीएससी को थोड़ा टफ बनाता है। बाकी जो सीटेट में आपने पढ़ा, जिसको देकर के आप एग्जाम क्रैक किए हैं, वो आप तो जानते ही हैं, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स होता है बीपीएससी में और जीके जीएस जो होता है वो उसको टफ बनाता है, क्योंकि ये प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। अभी तो सिलेबस खैर अभी दिया नहीं है, लेकिन जो प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी था और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उसमें अनुभवी लोग ही परीक्षा दिए थे, जिनका 8 साल या 10 साल हुआ था वही लोग परीक्षा में बैठे थे। उसके बाद भी उन लोगों ने मतलब समझिए कि 421 ही पास हुए, तो समझिए कि टफ रहा। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे लोग उसमें पास नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि मेनली टफ जो बनाता है वह जीके जीएस और करंट अफेयर्स बनाता है। बाकी मैथमेटिक्स के सवाल है आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th तक के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है या 12th तक का पूछा जाएगा। तो अगर आप सब्जेक्ट मैटर से बड़ा साइंस से है तो 12th का मैथ आप बहुत ईजी वे में बना देंगे। और साइंस की बात है तो 10th तक का साइंस लगभग करके सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सोशल साइंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ते तो है लेकिन उतना कन्फर्मेशन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और उसी में से जीके और जीएस पूछा जाता है। तो कुछ जीके जीएस वो होता है जो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होता है, और कुछ जीके जीएस होता है जो आपको आउट ऑफ सिलेबस, मतलब कि आपने एनसीईआरटी जो पढ़े हैं उससे आउट ऑफ तो नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों को पढ़ना उतना जरूरी नहीं समझे थे उस समय में, और आज उसी से रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको मेनली जीके जीएस जो है इसके लिए आपको एनसीईआरटी जो है 1 to 10 ये अच्छे से पढ़ना होगा, 1 to 10। और अगर साइंस के ये तो सोशल साइंस है, और साइंस के भी 1 to 10 अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपको लाभकारी होने वाला है। और 1 to 10 वैसे ईवीएस में भी, सीटेट वगैरह में भी, बीटेट में भी आपको बहुत लाभ देता है, पहुंचाता है ऐसे में। तो सीटेट 1 to 5 बाल विकास, भाषा, शिक्षा शास्त्र और सब्जेक्ट मैटर से हम अलग अलग वीडियोज में ले करके आएंगे। और अभी फिलहाल इन विषयों को इस तरह को तैयारी का स्ट्रेटजी बनाइए, एक टाइमिंग बनाइए। पहले आप टाइमिंग सेट कीजिए कि कैसे इसको करना है। आप टाइमिंग बना सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में आपको टाइमिंग बना लेना है। एक बार में 3 घंटा पढ़िए और फिर दूसरे बार में 3 घंटा पढ़िए, 2 बार बैठिए पढ़ने के लिए। एक बार आप लैंग्वेज को ले लीजिए, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ईवीएस को ले लीजिए, ठीक है। इस टाइम में ये आप उस टाइम में पढ़िए जिस टाइम में आप थोड़ा सा हल्का मूड महसूस करते हैं, मतलब ज़्यादा हल्का नहीं, ज़्यादा हल्का के टाइम में आप मैथ को देख लीजिए। इस समय में आपको मैथ देखना है जो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी है, उस चाइल्ड साइकोलॉजी के टाइम में मतलब आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा फ्रेश होने की ज़रूरत है ना।
वो होना चाहिए। ये उस टाइम में आप इस चीज़ को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा इस टाइम में आपको पढ़ने में। तो एक समय दीजिए लैंग्वेज के लिए और एक समय दीजिए जो आपका मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं और चाहे साइकोलॉजी उस समय में आप देख रहे हैं। तो आप इस तरह से जब समय देंगे तो आप पाएंगे कि आप 3 घंटा इधर दीजिए और इधर 2 में 3 घंटा दीजिए, यानी तो आपका 150 नंबर आसानी से हल कर सकते हैं। और याद रखिए इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है तो प्रैक्टिस, समझे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज, मतलब आप याद रखिए कम से कम एक सेट, पहले तो एक सेट से शुरू कीजिए, फिर कभी कभार 2 सेट भी बनाइए, एक दिन में 1 सेट 2 सेट बनाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमको ये मतलब कितना हम सही कर रहे हैं। और सेट बनाने से जो सबसे बड़ा फायदा है कि टाइम टेकिंग, आप टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं। उस सेट बनाने में आप टाइम देख लीजिए, जैसे वहाँ हमको 2.5 घंटे में बनाना है, सीटेट में 2.5 घंटा है, या बीपीएससी में अगर मान लीजिए हमको 90 मिनट मिले, या इसमें भी 2.5 घंटा मिले, 1.5 घंटा या 2.5 घंटा जो मिले, या 2 घंटा मिले, जो भी मिले, तो आप समझ लीजिए कि बीपीएससी में अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए 90 मिनट ये मिलेगा। अगर 150 नंबर का पूछा जाएगा, हो सकता है तो इसमें भी 90 मिनट ही आपको मिले, यानी कि 1.5 घंटा। तो ऐसे कंडीशन में आप प्रयास कीजिए कि उससे कम टाइम दीजिए। जैसे आप सीटेट में क्या होता है, कुल मिलाकर के 2.5 घंटे का समय रहता है, ठीक है, 2.5 घंटे का समय रहता है, तो आप 2 घंटे में आप प्रयास कीजिए कि इसको क्लियर कर दें, एक सेट को 2 घंटे में। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग स्पीड होगा, स्पीड नहीं, स्ट्रॉन्ग स्पीड। स्ट्रॉन्ग स्पीड का मतलब हो गया कि आप तेजी में तो सवाल बना ही रहे हैं, सही भी बना रहे हैं। और जो मान लीजिए कि आप सॉल्व किए एक सेट, उसमें 50 क्वेश्चन आपका ऐसा था जो आपसे नहीं बना, तो उस 50 क्वेश्चन को फिर से देखिए, आंसर से मिलाइए, फिर उसका जो कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कैसे उसमें संकेत दिया है, उसको देखिए, फिर माइंड में सेटअप कीजिए कि हाँ ये ऐसे है। फिर 1 महीने अगर बीत जाए या 10 दिन 15 दिन के बाद फिर पहला सेट को एक बार लीजिए और देखिए पहली बार में आपको 100 आया था तो इस बार में कितना आ रहा है, कुछ सुधार हुआ कि नहीं, खुद को टेस्ट करना ये बहुत जरूरी है। और अभी तो ऑनलाइन है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। समय दीजिए इस पर, और आप श्योर है, हमारी शुभकामना है कि निश्चित रूप से बीपीएससी हो या सीटेट हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी नियोजित शिक्षक है, उन्हें भी तैयारी करनी है, वो भी तैयारी करेंगे, उनको भी परीक्षा देना है। वैसे अभी बहुत सारा विरोध चल रहा है नियमावली को लेकर के, और है भी नियमावली में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा हम उस पर ही बात कर लेते हैं कि नियमावली में आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्या इसमें दिक्कतें हो रही है, क्यों इसके कुछ प्रॉब्लम्स, बाकी सब कुछ तो ठीक है। जैसे इसमें पहला नंबर है कि जो पूर्व से है ना, वो पूर्व से है, तो ऑलरेडी उन्होंने जो कंपटीशन दिया उस समय उसके लिए वही कंपटीशन ठीक था, तो फिर उसके लिए फिर नए सिरे से बीपीएससी लागना ये उचित नहीं बन रहा है। नए सिरे से जो ऑलरेडी पहले जो कंपटीशन था, मान लीजिए स्टेट करके एसटीटी परीक्षा या सीटेट परीक्षा या टीटी परीक्षा पास करके उनको कहा गया कि ये कंपटीशन है, आप इसको पास कीजिए, आप टीचर बनेंगे। उस समय आपने तो बीपीएससी नहीं लगाया, तो इसलिए उनको फिर नए सिरे से एग्जाम लेना बीपीएससी के थ्रू उचित नहीं जान पड़ रहा है। दूसरा नंबर है कि इसमें अगर आप बीपीएससी से ले रहे हैं तो बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार जो सैलरी बनेगी, यानी कि जो वेतन होगा, वह वेतन जो है वह 9300 से लेकर के 34,800 ये है, ये स्केल है, ये स्केल पे स्केल है। इस को आप नहीं दे रहे हैं तो वहाँ दिक्कत है। इसके बाद है तीसरा नंबर कि जो नए हैं उसमें लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरियन का कोई वर्णन नहीं, कोई जिक्र नहीं है कि लाइब्रेरियन को कौन सा एग्जाम पास करना हो, क्या इन्हें भी बीपीएससी देनी है।
इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, किसी तरह का नहीं है। आकर्षक वेतनमान कह करके आप जो अभी नया वेतनमान निर्धारित किया गया है वो उचित नहीं जान पड़ रहा है, वो एक छलावा, एक ठग है। तीसरा हो गया। चौथा नंबर जो प्रॉब्लम है कि आप जो 7th फेज कह रहे हैं कि 7th फेज की बहाली होगी, 7th फेज की बहाली होगी, आप स्टेट कीजिए, सीटेट कीजिए। आप जो 2019 में जो स्टेट लिए बहुत हाई लेवल का लिए, इसके बाद फिर से आप बीपीएससी ले रहे हैं। तो अगर बीपीएससी लेनी ही थी आपको, तो ये 7th फेज में के बाद आपने इतना टाइमिंग, 6th फेज के बाद इतना टाइमिंग क्यों लिए? जो बच्चे 4 साल से, जो स्टूडेंट्स 4 साल लगभग करके 4 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसलिए कि वो टीचर बनेंगे, लेकिन आप उसको यूं ही बैठा दिए। तो जो कम से कम ऐसा होता कि चलिए ठीक है, आप भी परीक्षा देंगे, लेकिन कब? पहले आपको टीचर में बहाल कर देते, इनको जो नए अभ्यर्थी है उनको बहाल कर देते। बहाल करने के बाद सोचते कि ठीक है, अब जो है हो गया, अब आगे आने वाले समय में हम इस तरह से एग्जाम लेंगे, हम बीपीएससी के थ्रू लेंगे। 7th फेज तक ऐसी कोई बात नहीं थी बीपीएससी की। तो जब 7th फेज तक कोई बीपीएससी की बात नहीं थी, तो यहाँ 7th फेज तक ले लेने के बाद अगले सिरे से कहते कि अब हमारा जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है, वह पूर्व जो प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह से समाप्त की जाती है। अब नए स्तर से आप सीटेट, बीटेट ये जो आयोजित होते रहेंगे साल में एक बार या 2 बार, जैसे सीटेट 2 बार होता है तो बीटेट भी आप 1 बार साल में कम से कम आयोजित करते। इसके बाद कहते कि ये डिग्री जिनके पास होगी फिर बीपीएससी में बैठना होगा। तो तैयारी करने वाले ये कन्फर्म हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए बीएड या डीएड करने के बाद उनको ये रहता है कि मैं सीटेट पास करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, लेकिन उसके बाद फिर एक आप स्टेप बना दिए उसमें कि बीपीएससी पास करनी है आपको। तो ये पहले से तो माइंड में नहीं था लोगों को, अब नए सिरे से अचानक से आपको वो डाल देंगे, आप अचानक से उसके सामने में रख दिए, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ अचानक से अगर आप किसी के सामने में रखेंगे तो वो अचंभित होगा और वहाँ पर उनको बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसे कंडीशन में एग्जामिनेशन की बात है, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं कि अच्छा हुआ टीचर को एग्जाम लेकर कहीं पास ये होना चाहिए। अरे भाई आप बताइए, मैट्रिक में एग्जाम दिया है, इंटर में एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन में एग्जाम दिया है, पीजी में एग्जाम दिया है, डीएलएड एंट्रेंस में एग्जाम देकर के ही फिर डीएलएड में एडमिशन किया या बीएड में। अब तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें पास कीजिए, फिर आप बीएड में एडमिशन होगा, फिर बीएड का 2 बार एग्जाम दीजिए या डीएलएड का 2 बार एग्जाम दीजिए, फिर इसके बाद सीटेट की तैयारी कीजिए, सीटेट पास कीजिए। कितना एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई? गांव समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा कमेंट पास करते हैं, बस दिन भर बैठे रहना, कमेंट पास करना। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो कमेंट पास कर रहे हैं। क्या वो एग्जाम नहीं है? सीटेट एग्जाम नहीं है, डीएलएड का एग्जाम नहीं है, बीएड का एग्जाम नहीं है, ये सब के सब एग्जाम है। और सब एग्जाम को क्रैक करके, सब एग्जाम को पास करके ही तो वो टीचर बनने के लिए आए हैं। और पढ़ाना मानसिकता पर डिपेंड करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि बीपीएससी करके आएगा तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, या जो अभी पूर्व में जो पहले से है वो कम अच्छे से पढ़ाते हैं। ये सब मानसिकता पर होती है। अच्छी मानसिकता वाले लोग किसी भी स्थिति में अच्छा ही करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कुछ है और भी चीजें हैं जो नियमावली में कहीं ना कहीं भेद क्रिएट करता है। जैसे कि प्रोन्नति की बात है, प्रोन्नति कहीं पर भी नहीं है, प्रोन्नति की कहीं बात नहीं है कि किस तरह से प्रोन्नति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसके बाद निरंतरता भी नहीं है, सेवा निरंतरता। मान लीजिए कि जो अभी 1 to 5 में है, अगर वो 6 to 8 वाला पास कर जा रहा है तो क्या उनकी सेवा निरंतरता मिलेगी? या जो माध्यमिक में है, उच्च माध्यमिक में जाएंगे, क्या उनको सेवा निरंतरता मिलेगी? तो बहुत सारे इसमें है नियमावली में, तो विरोध होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में फिर भी एग्जाम की तैयारी करते रहें आप लोग। हमारी शुभकामना है कि सरकार चाहे जिस स्तर से भी जैसे भी ले, अगर आपने मन बना लिया कि हमें टीचर बनना है, हमें समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, तो ऐसे स्थिति में आप तैयारी अच्छे से करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद।